हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम जानने वाले हैं क्लास 10th NCERT प्रश्नावली 3.5। तो प्रत्येक क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट है, तो वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा। इसमें नए नए कंसेप्ट आपको मिलने वाला है और पूरा और जो 2 चरण रैखिक का जो हमारा टॉपिक है, इससे आपको सारा डाउट इस एक्सरसाइज से मतलब कंप्लीट हो जाने वाला है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है हमको। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, ठीक, बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। इसको चेक करना है कौन सा अद्वितीय हल है, कौन सा कोई हल नहीं है और कौन सा अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर अद्वितीय हल होगा तो उसको हमको वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, x - 3y। तो इसको बंद कर लेते हैं। x - 3y - 3 = 0 और दूसरा समीकरण है 3x - 9y - 2 = 0। ठीक, ये हमारा 2 समीकरण दिया हुआ है और इसको चेक करना है। तो देखिए इस प्रकार के तीनों कंडीशन इसमें चेक करना है। तो सबसे पहले देखिए इसका ओरिजिनल जो इक्वेशन होता है उसको लिख लेते हैं। उससे जो फॉर्मूला हम लोग जनरेट किए थे पिछले क्लास में, हम लोग पूरी डिटेल में पढ़े थे। जो स्टूडेंट्स पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिए, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जाते हैं, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं। 2 चर रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, a1x b1y + c1 = 0। दूसरा होता है a2x b2y + c2 = 0। ठीक, ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड यानी व्यापक समीकरण हो गया। 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, मतलब देखिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हो गया ये। और देखिए युग्म की बात कर रहे थे, युग्म मतलब 2 होता है। ठीक, युग्म का मतलब 2 होता है। ठीक, कोई भी मतलब युग्म लग गया तो समझिए उसमें दो चीज़ों की बात कर रहा है। ठीक, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है इसमें, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक, ये हमारा होता है फॉर्मूला। मतलब कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछेगा, जैसे कि मान लीजिए पूछेगा अद्वितीय हल तो यही फॉर्मूला लिखेंगे, अनगिनत हल तो यही फॉर्मूला लिखेंगे, कोई हल नहीं होने के लिए शर्त तो यही फॉर्मूला, तीनों कंडीशन के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे। और यहाँ से हमको पता चल जाएगा कौन सा अद्वितीय हल है, कौन सा अनेक हल है, कौन सा कोई हल नहीं है, उसका अर्थ हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर x के गुणांक a1 है, इसमें x का गुणांक a2 है। यहाँ पर बार बार नहीं लिखेंगे समीकरण को, आप लोग समझिए। जो x का गुणांक है उसको a1 बोलेंगे, y का गुणांक उसको b1, अचर पद को c1 बोलेंगे। फिर दूसरा समीकरण में जो x का गुणांक है उसको a2 बोलेंगे, y का गुणांक है b2 बोलेंगे और जो अचर पद है इसको c2 बोलेंगे। ठीक, तो चलिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। देखिए बनाना कैसे, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब आंसर में एक बार तो क्वेश्चन लिखना होगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक, अब देखिए a1 क्या है, यहाँ पर x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो यानी 1 छुपा हुआ है। ठीक, यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब देखिए a2 क्या है, a2 x का गुणांक 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। फिर इसमें देखिए y का क्या है, y का गुणांक -3, तो यहाँ पर -3 लिखेंगे। फिर इसमें y का गुणांक क्या है, -9, तो -9 लिख देंगे। फिर आप देखिए अचर पद क्या है, -3, तो -3 लिखेंगे। फिर c2 यानी दूसरा का समीकरण का अचर पद क्या है, -2, तो -2 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कुछ सिंप्लीफाई होने वाला है, उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक, इसमें सिंप्लीफाई होने वाला है तो सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 एकम 3, 3 3 9। ठीक, माइनस से माइनस कट जाएगा ये। अब देखिए इसको एक बार और लिख दीजिए, 1/3 है तो 1/3 लिख दीजिए। यह कि यहाँ भी 1/3 है और ये कितना बजा 3/2। तो देखिए ये दोनों तो बराबर है, 1/3 बराबर है, लेकिन 1/3 3/2 के बराबर नहीं है, तो इसको ऐसे कर देंगे। अब देखिए पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा कंडीशन कब होता है, जब
उसको बोला जाता है क्या, कोई हल नहीं होने के लिए शर्त। कोई हल नहीं होने के लिए शर्त यही होता है, जैसे कि मान लीजिए एक बराबर होगा और एक बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होता है, कोई हल नहीं होने के लिए शर्त। एक भी हल नहीं उसका होगा, कोई हल नहीं इसका होगा, ठीक, इसका कोई हल नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है सिर्फ अद्वितीय हल होगा, उसी को हमको वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। अगर कोई हल नहीं या अनेक अनगिनत हल होगा उसको हमको सॉल्व नहीं करना है, मैं यानी वो उसको मतलब यहाँ पर सॉल्व नहीं करना, जो पूछ रहा है क्वेश्चन में वही करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, एक का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसको रफ करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कर इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए वीडियो को इसको रफ करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक का तीसरा ले लेते हैं, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 3x माइनस 5y और बराबर में क्या है 20 है। दूसरा समीकरण है 6x माइनस 10y बराबर में क्या है 40 है। ये अपना दो समीकरण दिया हुआ है। फिर इसको हल करने के लिए वही स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पर जो लिखे थे यहाँ पर लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे, एक बार इसको लिख लेंगे क्वेश्चन में, ठीक। उसके बाद आंसर में क्या लिखेंगे, A1/A2 फार्मूला सभी क्वेश्चन में लिखना होगा एक बार, B1/B2 C1/C2, ठीक। देखिए इसमें A1 क्या है, x का गुणक 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, इसमें x का गुणक 6 है तो 6 लिखेंगे। फिर यहाँ पर y का गुणक -5 है तो -5 लिखेंगे, y का गुणक -10 है तो -10 लिखेंगे। फिर यहाँ पर अचर पद क्या है 20 तो 20 लिख देंगे, और इसमें क्या है 40 है तो 40 लिख देंगे, ठीक। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस हो जाए, कट जाएगा, ठीक। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पर भी कट जाएगा 20 एकम 20, 20 दूना 40, ठीक। यहाँ भी कट जाएगा 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक। इसको एक बार लिख लेते, देखिए यहाँ पर क्या 1 बचा है, नीचे 2 तो 2 लिख देंगे, बराबर में क्या है, फिर यहाँ पर 1/2 बचा है, 1/2 तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2, यहाँ पे 1/2, यानी सब बराबर है। तो ऐसा कंडीशन कब होता है, जब अनगिनत हल होता है, ठीक। इसको क्या बोले, सब बराबर है यानी क्या है, अनगिनत हल है, अनगिनत हल। तो इसको लिख देंगे यहाँ पर अनगिनत हल है, अनगिनत हल है। बस अद्वितीय हल आता तो उसको हम सॉल्व करते हैं वज्र गुणन विधि से, जो क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं जो अद्वितीय हल हो। चलिए इसको रफ करते हैं। एक का चौथा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0, ठीक। ये हमारा दो समीकरण दिया हुआ है, ठीक। फिर इसमें भी उसी तरह ये फॉर्मूला यूज करेंगे, A1/A2 आंसर में लिखेंगे, B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ठीक। अब देखिए A1 क्या है, x का गुणक 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे x का गुणक क्या है 3 तो 3 लिखेंगे। फिर इसमें देखिए y का गुणक क्या है -3 तो -3 लिखेंगे, इसमें y का गुणक -3 है तो -3 लिखेंगे। और देखिए अचर पद क्या है -7, इसमें अचर पद क्या है -15। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक। 1/3 है तो 1/3 रहने देंगे। अब देखिए माइनस से माइनस कटेगा और 3 से 3 कटेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यानी 1/1 लिख सकते हैं, ठीक। किसी भी संख्या के नीचे 1 छुपा रहता है बट्टा में, ठीक। और देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा 7, बट्टा में क्या है 15 तो 15 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर कोई बराबर नहीं दिख रहा है, 1/3 1 के बराबर नहीं होगा। फिर यहाँ पर 1/1 7/15 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर कोई बराबर नहीं है तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक। यहाँ पर लिख देंगे अद्वितीय हल। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है जो अद्वितीय होगा उसको हमको क्या वज्र गुणन विधि से उसको हल करना है, x और y का मान ज्ञात करना है वज्र गुणन विधि से। देखिए
दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कितने प्रकार से हल कर सकते हैं? तो पहला हम लोग पढ़ चुके हैं विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और एवं दूसरा और तीसरा होता है वज्रगुणन विधि। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है वज्रगुणन विधि, तो चलिए वज्रगुणन विधि से इसको हल करते हैं। ठीक, वज्रगुणन विधि में ये वाला इक्वेशन हम काम आएगा। ठीक, इस सबको रफ करते हैं, इसको रफ करते हैं। ठीक, इसको रहने देते हैं, हमारा क्वेश्चन हमारा यही ना। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर वज्रगुणन विधि। ठीक, सबसे पहले समझिए, लिख लेते हैं यहाँ पर वज्रगुणन विधि होता क्या है। ठीक, वज्र गुणन विधि। तो देखिए वज्रगुणन विधि होता क्या है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस देखिए जो भी इसमें चर राशि है, देखिए चर राशि इसमें क्या देख रहा है, एक्स और वाई, दो चर राशि दे रहा है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका नाम है, टॉपिक का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर है इसमें एक्स और वाई, तो जो भी चर है आप लिखेंगे एक्स वाई, और देखिए कांस्टेंट टर्म के लिए एक यूज किया जाता है। ठीक, इसमें अब देखिए यहाँ पर सबके नीचे बट्टा दे दीजिए। ठीक, और बराबर में दे दीजिए। ठीक, इसको अब देखिए एक्स के नीचे क्या लिखना है। ठीक, सभी क्वेश्चन में मतलब जिसमें वज्रगुणन विधि कहेगा ना, इसको उसी तरह लिखना है, सब में ऐसे लिखना है। जो भी चर राशि का उसको लिखना है एक्स वाई, और कांस्टेंट टर्म के लिए एक लिखा जाता है। ठीक, और सबके बराबर करके, और देखिए एक्स के बट्टा में क्या लिखेंगे, तो यहाँ समझिए, देखिए एक्स, अगर एक्स को लिखना है, एक्स के बट्टा में लिखना है एक्स के नीचे, तो देखिए एक्स वाले टर्म को उठाएंगे, अगला दो टर्म दिखाई दे रहा है तो उसके कोफिशिएंट को लिखेंगे नीचे। ठीक, तो देखिए कैसे लिखते हैं यहाँ पर। तो देखिए मान लीजिए हम एक्स का लिख रहे हैं, तो इसका आगे वाला क्या है, b1 b2 c1 c2, तो यहाँ पर लिखेंगे b1 b2 c1 c2। ठीक, इसको इस तरह कर देते हैं। ठीक, और फिर y के नीचे करेंगे, तो सॉरी y के नीचे लिखना है हमको, तो y वाले टर्म को ढक लेंगे। ठीक, इसको ढक लेंगे, तो क्या बचेगा, अचर पद बचेगा और ये बचेगा। तो देखिए लिखना कैसे, हमेशा आगे तरफ लिखना है, पीछे तरफ नहीं, हमेशा आगे तरफ देखना है। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, पहले c1 c2 होगा, उसके बाद कुछ नहीं है तो फिर यहाँ शुरू से आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा a1 a2। ठीक, फिर हमको अक्षर पद लिखना है। ठीक, अक्षर पद के लिए लिखना है, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो फिर शुरू से आ जाएंगे। ठीक, इसको ढकेंगे तो ये दो बचेगा। तो देखिए यहाँ पे a1 a2 है, तो a1 a2 लिख देंगे। फिर आपका है b1 b2, लिख देंगे b1 b2। सभी क्वेश्चन में उसी तरह, जो मतलब एक्स के नीचे लिखना है तो एक्स वाले टर्म को ढकेंगे, अगला दो लिख देंगे, फिर वाई वाले ढकेंगे, अगला दो लिखेंगे, और मान लीजिए यहाँ पे एक है तो फिर यहाँ पर शुरू से आ जाएंगे। ठीक, फिर इसको लेना है अक्षर पद के लिए, तो फिर इधर कुछ नहीं है तो फिर शुरू से लिखेंगे, ये दो टर्म ले लेंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए यही मतलब जो कंडीशन है इसमें क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और एक्स और वाई का मान ज्ञात करते हैं। तो चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखिए ये हो गया कंसेप्ट समझने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं है। ठीक, चलिए यहाँ से इसको थोड़ा रफ करना होगा, इसको रफ करते हैं। ठीक, क्वेश्चन को रहने देते हैं सिर्फ, इसको हमको मालूम चल गया अद्वितीय हल है। ठीक, चलिए इसको वज्रगुणन विधि से हल करते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है, एक्स और वाई। सबसे पहले हमारा कंडीशन है, सबसे पहले क्या करना है इसमें वज्रगुणन विधि में, सबसे पहले देखना है इसमें कौन सा चर राशि है। तो चर राशि क्या है इसमें, एक्स और वाई है, तो यहाँ आप लिख देंगे एक्स वाई, और अक्षर पद के लिए एक लिखना है। ठीक, अब देखिए सबको बट्टा कर देंगे और बराबर कर देंगे। ठीक, अब देखिए एक्स के नीचे क्या लिखना है, एक्स के नीचे यहाँ पर देखिए अगला लिख ले, अगला दो टर्म लिखे हैं। उसी तरह आप एक्स के नीचे लिखना है तो एक्स वाले ढक कर अगला दो टर्म लिखना है। तो देखिए वाई का गुणन क्या है, -3, तो यहाँ पर -3 लिखेंगे। वाई का गुणन क्या है, -3, तो -3 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, -7, तो -7 लिखेंगे, -15, तो -15 लिखेंगे। ठीक, इसको इस तरह कर देंगे। यहाँ पे इसको और थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक, तो देखिए एक्स अपॉन, अब इसको करना कैसे है, देखिए सबसे पहले ऐसे गुणा करना है, ऊपर से, हमेशा ऊपर से गुणा करना है, उसको माइनस के चिन्ह देकर ऐसे गुणा करना है। ठीक, इसमें भी ऐसे ऊपर से गुणा करना है, माइनस के चिन्ह के साथ ऐसे गुणा करना है, फिर ऐसे गुणा करना है, फिर ऐसे गुणा करना है। ठीक, तो देखिए ये हो गया एक्स, और देखिए b1 में c2 से गुणा, b1 इंटू c2, और माइनस का चिन्ह देना है। ठीक, फार्मूला का ये मेथड है। ठीक, और यहाँ b2 इंटू c1 है, तो b2 इंटू c1 लिख देंगे, फिर बराबर चिन्ह दे देंगे y, फिर उसी तरह देखिए ऊपर से, हमेशा ऊपर से शुरू करना है, c1 इंटू a2 हो जाएगा, c1 इंटू a2, फिर माइनस का चिन्ह देंगे, c2 इंटू a1, c2 इंटू a1, फिर यहाँ पर 1 अपॉन a1 इंटू b2 हो जाएगा, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ठीक, इसको
अब उसके बाद यहाँ तक आ जाएंगे, सॉरी यहाँ तक आ जाएंगे। उसका फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म के बराबर, फिर सेकेंड टर्म लास्ट टर्म के बराबर करेंगे, एक्स वाई का मान आसानी से निकल के आएगा। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन से आप लोग क्लियर हो जाएगा, ये थ्योरी है, ठीक। अब देखिए वाई के नीचे लिखना है तो वाई वाले टर्म को ढकेंगे, अगला 2 टर्म लेंगे, तो अगला 2 टर्म यहाँ पर एक ही टर्म है और यहाँ पर इसके बाद कोई टर्म नहीं था, फिर शुरू से लिखेंगे यहाँ पर, जो कि इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला वाई वाले टर्म को ढकेंगे तो क्या आएगा, -7 -15, तो -7 -15 लिखेंगे। फिर अगला कुछ नहीं है तो फिर यहाँ शुरू से आ जाएंगे, एक से गुना क्या है 1, तो 1 लिखेंगे, इसमें एक से गुना क्या है 3, तो 3 लिखेंगे, इसको इस तरह कर देंगे। फिर देखिए अब कांस्टेंट टर्म के लिए कांस्टेंट टर्म ढकेंगे तो अगला 2 टर्म, इधर कुछ नहीं है तो इधर आ जाएंगे, यहाँ 1 2 टर्म है। देखिए एक से गुना क्या है 1, इसमें क्या है 3, तो यहाँ आप लिखेंगे 1 3, वाई का गुना क्या है -3, वाई का गुना क्या है -3, तो -3 लिखेंगे। बस यहाँ पर टोटल काम हमारा हो गया। अब सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर सोल्यूशन करना है, बस कुछ नहीं है। देख क्वेश्चन में कुछ नहीं, सब समझाने में इतना लेट लगा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक। मात्र 1 से 1.5 मिनट में क्वेश्चन बन जाने वाला है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए -15 में -3 से गुना किया था, पहले माइनस में माइनस गुना किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 में 3 से गुना तो 15 3 45 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर देखिए फिर माइनस फार्मूला का है, यहाँ पर देखिए माइनस फार्मूला का है। अब देखिए -3 और -7 गुना कीजिए, क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 7 3 21 हो जाएगा, फिर बराबर। अब देखिए उसी तरह फिर यहाँ पर -7 में 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पहले वाई है तो वाई लिख दीजिए, बट्टा में लिखना है हमको, -7 में 3 -21 हो जाएगा, ठीक। फिर माइनस फार्मूला का हो जाएगा, -15 में 1 से गुना करिए, क्या हो जाएगा -15। देखिए आप कंफ्यूज मत होइए, माइनस फार्मूला का हमेशा यूज रखिएगा, ठीक। अब देखिए 2 चिन्ह एक साथ नहीं लिखा जाता, इसलिए इसको कोष्ठ में लिखा जाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म वाला 1 है, बट्टा में क्या लिखना है हमको, तो देखिए उस तरह हमेशा ऊपर से गुना करना है, बार बार बोल दिए हैं यहाँ पर डायरेक्शन भी दे दिए हैं। देखिए 1 में -3 से गुना किया तो -3 हो जाएगा, माइनस फार्मूला का हो गया। फिर 3 में -3 से गुना तो -9, तो -9 लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए x 45 में से 21 घटाइए तो क्या हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक, 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पर y अपॉन देखिए -21 है तो -21 रहने दीजिए, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 1 और बट्टा में क्या है -3 है तो -3 रख देंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, गुना होकर +9, ठीक। अब देखिए x अपॉन 24 है तो 24 रहने दीजिए इसको, और देखिए y अपॉन देखिए -21 है प्लस 15 है तो घटाइए क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। 15 में से सॉरी 21 में से 15 घटाएंगे तो 6 होगा, और माइनस ज़्यादा सॉरी खर्च ज़्यादा है, धन कम है, इसलिए माइनस होगा यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 लीजिए, बट्टा क्या है -3 और +9, तो प्लस में 6 हो जाएगा, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। बस इसको अब देखिए फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म के बराबर करेंगे और सेकेंड टर्म लास्ट टर्म के बराबर करेंगे, हमारा x y का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा। चलिए इसको रफ करते हैं। तो देखिए क्या है हमारे यहाँ पर, फर्स्ट टर्म है x/24 और लास्ट टर्म क्या है 1/6, ठीक। और यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, यहाँ पर बराबर का चिन्ह है यहाँ पर, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक। ये 4th 5th क्लास का क्वेश्चन है ये। तो देखिए x में 6 से गुना तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, 24 में 1 से गुना तो क्या होगा 24 हो जाएगा, ठीक। और देखिए x के गुना में है 6 तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इसलिए x का मान क्या हो जाएगा 24/6, 6 चौका 24, यानी x का मान हमारा गया क्या 4 आ गया। अब देखिए x का मान 4 आ गया। अब देखिए y का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म के बराबर करेंगे, तो सेकेंड टर्म क्या है y अपॉन -6 है, और लास्ट टर्म क्या है 1/6 है, ठीक। ये हमारा हो गया। और देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई तो 6 में y से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा, -6 में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक। फिर उसी तरह यहाँ पर देखिए 6 गुना में है तो इधर भाग में हो जाएगा, -6 बट्टा में 6 हो जाएगा, ठीक। 6 में कम 6, y का मान कितना आ गया -1, y का मान -1 और x का मान 4, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्र एक क्वेश्चन 2 नंबर छोड़ दिए हैं, आप लोग इसे बना लीजिएगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है,
ए और बी के किन मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, इसमें ए और बी का मान अज्ञात है, इसको हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो कंडीशन भी दे दिया हमको कि अनेक हल है, तो अनेक हल होने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कंडीशन। तो चलिए क्वेश्चन में जानते हैं, इसको रफ करते हैं। ठीक, चलिए दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन, तो मार्कर चेंज कर लेते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले क्वेश्चन जो दे रहा है 2x + 3y = 7, और दूसरा समीकरण है a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। ये हमारा दो समीकरण दिया हुआ है, बस किताब का काम खत्म हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए और बी का मान ज्ञात करना है, और क्वेश्चन में कह रहा है इसका अनंत हल होने के लिए शर्त था। ठीक, देखिए अनंत हल होने के लिए शर्त का कंडीशन क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, तो देखिए अनंत हल होने के लिए शर्त क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे अनंत हल होने के लिए शर्त। ठीक, देखिए VBA क्वेश्चन है, दो मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक, एग्जाम में। तो चलिए देखिए जानते हैं अनंत हल होने के लिए शर्त क्या होता है। इसका शर्त होता है A1/A2 B1/B2 C1/C2। ठीक, यहाँ पर A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है पढ़ चुके हम लोग। यहाँ पर देखिए A1 A2 है जो x का गुणांक है, B1 B2 है जो y का गुणांक है, और C1 C2 है जो अचर पद है। ठीक, तो चलिए लिखते हैं A1 क्या है, यहाँ पर x गुना क्या है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक, अब A2 देखिए क्या है, A2 a - b, तो यहाँ पर लिखेंगे a - b। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए बराबर चिन्ह है तो बराबर दे देंगे। फिर B1 देखिए B1 क्या है, y का गुणांक 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पर B2 क्या है, y का गुणांक क्या है a + b, तो a + b, प्लस माइनस पर भी ध्यान देंगे। ठीक, अब देखिए अचर पद क्या है 7, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। फिर C2 में अचर पद क्या है दूसरा समीकरण में 3a + b - 2, 3a + b - 2। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक, देखिए पहले दो टर्म लेते हैं, फिर यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लेते हैं, फिर सेकंड थर्ड ले लेंगे, हमारा दो समीकरण आ जाएगा। दो समीकरण को हम लोग को हल करना आता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहला दो टर्म ले लेते हैं। पहला दो टर्म क्या है हमारा 2/a - b बराबर 3/a + b। ये हमारा पहला दो टर्म ले लिया है। ठीक, यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो देखिए 2 से 2 में गुना करेंगे, यहाँ पर a + b में गुना करेंगे, तो 2 में a से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a, 2 में b से करेंगे तो 2b हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 से 2 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3a - 3b। ठीक, अब देखिए सबको इस साइड भेज देंगे। ठीक, 2a + 2b, और देखिए प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में है प्लस में आएगा, बराबर के साइड आएगा। तो ठीक, नियम है -3 हो जाएगा, a + 3b हो जाएगा = 0। ठीक, अब देखिए जो समान जाति का है उसको जोड़ेंगे घटाएंगे, जो भी चिन्ह है उसमें। तो देखिए यहाँ पर प्लस में 2a है या -3 है, तो घट के -a हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए b वाला, देखिए अब b वाला क्या है, दोनों प्लस में है, 2b और 3b दोनों प्लस में, तो जुड़ जाएगा। यहाँ पर 3 2 5 b हो जाएगा बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, सेकेंड और लास्ट ले लेते हैं। ठीक, तो सेकेंड लास्ट क्या है हमारा 3/a + b बराबर में क्या है 7/3a + b - 2। ये हमारा सेकेंड और लास्ट टर्म है। तो चलिए इसको हल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 में 3a से गुना 3 × 9a हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए फिर 3 में b से गुना करेंगे, प्लस है तो प्लस दे देंगे, 3 में b से गुना तो 3b हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 3 में -2 से गुना करके क्या हो जाएगा -6, 3 दूना 6 होता है। देखिए 7 से फिर a और b गुना करेंगे, तो 7 में a से गुना करते क्या हो जाएगा 7a, प्लस है तो प्लस देंगे, 7 में b से गुना करेंगे क्या हो जाएगा
7b। ठीक, सबको एक साइड कर देंगे यहाँ पर। 9a प्लस 3b माइनस 6। अब देखिए 7a प्लस में है तो इधर आकर तो माइनस हो जाएगा। ठीक, ये भी माइनस हो जाएगा इधर आकर। अब समान जाति वाले में घटाएंगे जोड़ेंगे जो भी है चिन्ह। तो देखिए प्लस में 9a है और यहाँ पर माइनस में 7a है, तो घटेगा 9 में से 7 जगह तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक, अब b वाला देखिए क्या है 3b प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, तो माइनस 7 है, अब प्लस 3 है तो घटाएंगे क्या होगा -4 हो जाएगा। -4 हो जाएगा और b है तो b दे देंगे। ठीक, और अचर पद क्या है -6 एक ही है, तो यहाँ पर लिख देंगे -6 बराबर में 0। ठीक, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। 2a माइनस 4b, ये -6 को उस साइड भेज दीजिए। ठीक, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसको समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को हल करेंगे। ठीक, यहाँ पर चलिए इसको रफ करते हैं। रफ करना होगा, थोड़ा स्पेस कम है। तो देखिए दो समीकरण हमारा आ गया है। क्या पहला समीकरण यहाँ पे हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं -a प्लस 5b इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। और दूसरा समीकरण क्या है 2a माइनस 4b इक्वल टू 6। ठीक, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए दोनों समीकरण को कोई एक विधि से, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वज्रगुणन विधि, तीनों में से जो आपको अच्छा लगता है उससे हल कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हमारा मर्जी कोई भी मेथड से हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसको इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। काफ़ी आसान होता है प्रतिस्थापन विधि। देखिए तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है, देखिए इसमें पहला समीकरण में a का गुणन क्या है -1, यहाँ पर गुणन करेंगे -1 से सेकेंड समीकरण में। ठीक, और देखिए दूसरा समीकरण में a का गुणन क्या है 2, तो फर्स्ट समीकरण में 2 से गुणा करेंगे। ठीक, देखिए ऊपर a का गुणन करेंगे तो नीचे भी a का गुणन करेंगे। ठीक, और ऊपर b का गुणन करेंगे नीचे भी b का गुणन। प्रतिस्थापन विधि यही कहता है। ठीक, क्योंकि एक चर राशि को इसको बैलेंस किया जाता है ताकि कट जाए, दूसरे चर राशि का मान हमारा आसानी से ज्ञात हो जाए। ठीक, तो चलिए गुणा करते हैं इसमें। अरे यार इंक, तो देखिए क्या कर रहा है इसमें 2 से, इसमें सभी टर्म गुणा करें तो 2 में -a से तो -2a हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 में 5b से गुणा करें तो 5 दूना 10b हो जाएगा। 2 में 0 से गुणा करें तो 0 हो जाएगा। ठीक, फिर -1 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो -1 में 2a से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा -2a हो जाएगा। फिर आप -1 से -4b में गुणा तो माइनस में माइनस गुणा तो प्लस हो जाएगा। और 4 में 1 से गुणा तो 4 हो जाएगा। और b है तो यहाँ पर b लिख देंगे। 6 में -1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इतना कर दिया, उसके बाद चिन्ह परिवर्तन किया जाता है। ठीक, यहाँ पर जो जहाँ पर माइनस है उसको प्लस, देखिए यहाँ पर माइनस है तो प्लस करेंगे, फिर यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो प्लस करेंगे। अब देखिए इसका चिन्ह चेंज करने का मतलब, देखिए इसके साथ जो भी चिन्ह है इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। इसका और इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। इसके साथ अभी ये चिन्ह का वैल्यू होगा, इसके साथ ये चिन्ह का वैल्यू होगा और इसके साथ ये होगा। ठीक, जो चेंज किए हैं उसका वैल्यू होगा, जो पहले से था उसका वैल्यू नहीं होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर देखिए प्लस में 2a है, माइनस में 2a कट जाएगा। ठीक, इसको तो हटा लीजिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए 10b है, यहाँ पर माइनस में है 4b, तो घट के क्या हो जाएगा 6b हो जाएगा। ठीक, देखिए कंफ्यूज मत हो जाएगा, b और 6 थोड़ा समान दिखता है। अब देखिए प्लस में 6 है और प्लस 6 और 0 जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 6 का 6 हो जाएगा। b देखिए गुना में है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो इसलिए b का मान क्या हो जाएगा 6/6 कट के कितना 1 हो जाएगा, यानी b का मान हमारा क्या आ गया 1 यहाँ पर। अब देखिए एक चर राशि का माना गया, तो दूसरा चर राशि के लिए समीकरण 1 या 2 में इसको रिप्लेस कर दीजिए, आसानी से निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर रखते हैं। देखिए समीकरण 1 क्या है यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर इसको थोड़ा रफ करना होगा, रफ करते हैं। ठीक, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए समीकरण क्या है, पहला समीकरण यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर b बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो देखिए समीकरण 1 क्या है हमारा -a प्लस
5b इक्वल टू 0। अब क्या रखना है हमको, b की जगह पर 1 रखना है, ठीक। तो अब चलिए रखते हैं -a 5, यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह होता है, ठीक। ये अलजेब्रा का नियम है, बीजगणित का नियम है। b की जगह पर 1 है तो 1 हो जाएगा। अब देखिए -a 5 में 1 से तो 5 हो जाएगा, ठीक। अब +5 बराबर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए a का मान हमारा आ गया क्या 5 और b का मान क्या है 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक। आप लोग तब तक लिखिए इसको। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, दूसरा क्वेश्चन है 2 का दूसरा क्वेश्चन है के किस मान के लिए निम्नरेखीय समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें के का मान ज्ञात करना, ठीक। इसमें 2 चर राशि था, इसमें सिर्फ के का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे निकलेगा, चलिए बनाइए देते हैं, काफ़ी आसान है। इसको रफ करते हैं, ठीक। थोड़ा इंक डालता हूँ बस। देखिए 2 का दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, के किस मान के लिए निम्नरेखीय समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक। तो देखिए कोई हल नहीं है तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको लिख लेते हैं भाई। आंसर में डायरेक्ट लिखते हैं 3x + y = 1। ये हमारा पहला समीकरण दिया है। दूसरा समीकरण दिया है 2k - 1 × x, ठीक। और प्लस 1k - 1 × y = 2k + 1, ठीक। ये हमारा समीकरण दे दिया है और इसमें कंडीशन दिया है कोई हल नहीं है। के किस मान के लिए, के किस मान के लिए हमें कोई हल नहीं है, ठीक। समीकरण का कोई हल नहीं है, ठीक। तो चलिए कोई हल नहीं होने के लिए शर्त क्या होता है, सबसे पहले जो शर्त होता है वो लिख लेंगे आप, ठीक। कोई हल नहीं होने के लिए शर्त, कोई हल नहीं होने के लिए शर्त। तो देखिए क्या होता है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यही होता है शर्त, कोई हल नहीं होने के लिए शर्त होता है। तो चलिए लिखते हैं इसको। a1 क्या है, x का गुणक क्या है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। a2 क्या है, x का गुणक, दूसरा समीकरण का x का गुणक 2k - 1, 2k - 1। देखिए क्वेश्चन से घबराना नहीं चाहिए, जो क्वेश्चन में कर रहा है वो कीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा, सिर्फ सॉल्यूशन करने आना चाहिए बस। फिर यहाँ पर बराबर था बराबर देंगे। देखिए b1 क्या है, y का क्या है 1, तो 1 लिखेंगे। फिर b2 क्या है यहाँ पर k - 1। अब देखिए यहाँ पर अक्षर पद क्या है 1, तो 1 लिखेंगे। फिर बटन क्या है 2k + 1, तो आप लिखेंगे 2k + 1। चलिए अब यहाँ पर फिर उसी तरह ये जो पहले पिछले क्वेश्चन में किए हैं, फर्स्ट 2 टर्म फिर सेकेंड लास्ट टर्म, उसी तरह इसमें भी करेंगे। तो देखिए फर्स्ट 2 टर्म ले लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट 2 टर्म क्या है 3/2k - 1 और दूसरा है 1/k - 1। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 3 में दोनों से गुणा करेंगे तो 3 में k से गुणा क्या हो जाएगा 3k और 3 में -1 से -3 हो जाएगा। फिर 1 से दोनों गुना कीजिएगा। देखिए 1 से किसी भी संख्या गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं, जो जैसे वैसे ही लिख दीजिए। जितना बड़ा इक्वेशन है उसको वैसा ही लिख दीजिए बराबर के साइड में, ठीक। 2k - 1। अब देखिए k वाला को एक साइड कर दीजिए और अक्षर पद को एक साइड कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 3k + 2k इधर आएगा तो -2k हो जाएगा। -1 है बराबर के इस साइड, तो ऐसे रहने देंगे। और -3 उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 3k - 2k तो घटेगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 नहीं लिखा जाता, ठीक। यहाँ पर -1 और +3 2 में से 3 में से 1 रहेंगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी k का मान क्या आ गया हमारा 2 आ गया। बस यही निकालना था हमको, एक ही से निकल गया। हम k का मान निकालना था, k का मान आ गया 2। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए लिखते जानते हैं इसको। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग को प्रतिस्थापन विधि एवं वज्रगुणन विधि से हल कीजिए, ठीक।
कौन सा विधि आपको अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो चलिए जानते हैं इसमें उपयुक्त करने मतलब कौन सा विधि आपको आसान लगता है वही बताना है हमको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, चलिए आंसर में लिखते हैं इसको। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 8x + 5y = 9 और दूसरा समीकरण है 3x + 2y = 4। ये हमारा दो समीकरण दिया हुआ है, ठीक। इसको वज्रगुणन विधि एवं प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और बताना है कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक। चलिए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इसको दो पार्ट में बांट दीजिए। यहाँ पर लिखे वज्रगुणन विधि, वज्रगुणन विधि, ठीक। यहाँ पर लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए वज्रगुणन विधि क्या होता है, देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, हमेशा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिएगा, ठीक। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, देखिए हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक। स्टैंडर्ड फॉर्म इसको थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पर 8x + 5y, देखिए माइनस प्लस ना हो तो बराबर किसी एकदम माइनस हो जाएगा, बराबर में 0, ठीक। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसको भी उसी तरह सेकेंड समीकरण को भी उसी तरह लिखेंगे 3x + 2y - 4 = 0। अब देखिए इसमें चार राशि क्या है, x और y जो भी नियम है उन नियम का पालन करेंगे। तो देखिए क्या कहता है वज्रगुणन विधि, वज्रगुणन विधि क्या कहता है, वज्रगुणन गुणनखंड विधि। सबसे पहले जो भी चार राशि है उसको लिख लीजिए। यहाँ पर x बट्टा फिर बराबर यहाँ पर लीजिए y बट्टा फिर बराबर में क्या 1 बट्टा। अब देखिए x के नीचे क्या लिखना है, तो x वाले टर्म को ढकेंगे, जो भी टर्म बचा दो उसको लिखेंगे, ठीक। तो देखिए x वाले टर्म को ढकेंगे क्या होगा 5 2 -9 और -4, तो आप लिखेंगे 5 2 -9 -4। फिर देखिए y के नीचे लिखेंगे क्या, y वाले टर्म को ढकेंगे अगला दो टर्म, तो अगला दो टर्म यानी एक ही टर्म है, दूसरा टर्म कहाँ से, तो फिर शुरू से यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ तो अगला दो टर्म का -9 -4, तो आप लिखेंगे -9 -4 और क्या है दूसरा 8 3। तो देखिए अचर पद के नीचे क्या लिखना है, तो अचर पद को ढकेंगे तो दो टर्म क्या बचेगा, ये हमारा ये बचेगा 8 3 और 5 2, तो 5 2 लिखेंगे। अब देखिए नियम क्या कहता है, x अपॉन, देखिए हमेशा ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस फार्मूला के साथ, जो भी पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं यहाँ पर। तो देखिए 5 में -4 से तो -20 हो जाएगा, फिर माइनस फार्मूला का, ठीक। और देखिए 2 और -9 से तो -18 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। फिर यहाँ पर y बट्टा में क्या लेंगे, -9 में 3 से तो -27 हो जाएगा, माइनस फार्मूला का है। और -4 में 8 से गुना क्या -32 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 8 में 2 से गुना क्या हो जाएगा 8 दूना 16 और 3 में 5 से गुना तब 5 3 15, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करेंगे x अपॉन -20, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 18 ले लीजिए यहाँ पर। फिर यहाँ पर y अपॉन -27 है तो -27 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32, 1 16 में से 15 घटाएंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए फर्स्ट लास्ट टर्म सेकेंड लास्ट टर्म का बराबर करेंगे यहाँ पर। तो चलिए बराबर करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा x अपॉन -20 + 18, ठीक। और लास्ट में क्या है 1/1 है, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, x में 1 से तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। और देखिए फिर यहाँ पर -20 + 18 क्या हो जाएगा -2 होगा। यहाँ पर थोड़ा सॉल्व नहीं किया, इसको और एक स्टेप और इसको कर लेते हैं, ठीक। आसान हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। पहले एक स्टेप और इसको बढ़ा लेते हैं x, और देखिए -20 अब +18 क्या हो जाएगा, तब 20 में से 18 का क्या हो जाएगा -20 में से +18 घटेगा तो क्या हो जाएगा -2 होगा। फिर यहाँ पर y बट्टा में क्या -27 + 32, तो प्लस में 5 बचेगा, फिर 1/1। और देखिए फर्स्ट लास्ट टर्म सेकेंड लास्ट टर्म के बराबर करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्या है x -2, लास्ट क्या है 1/1। फिर दूसरा क्या है सेकेंड टर्म क्या है y/5 और लास्ट टर्म क्या है 1/1, ठीक 1/1, ठीक। तो x में 1 से क्या हो जाएगा x हो जाएगा, -2 में 1 से गुना क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, यानी x का मान -2 और y में 1 से गुना तो y हो जाएगा, और 5 में 1 से गुना क्या हो जाएगा 5। देखिए x का मान -2 y का मान 5 आया, ठीक। अब
इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ठीक, हमारा आंसर कितना आया यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर x का मान -2 और y का मान 5। अब इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, देखेंगे इतना आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक, अब कॉस आएगा यहाँ पर, आना ही आना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को कोई भी विधि से बताइए, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वाजगुणन विधि, तीनों विधि से आंसर सेम आएगा। ठीक, चलिए इसको रफ करते हैं और प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं इसको। तो देखिए हमारा वाजगुणन विधि से ये आंसर आया है। ठीक, यहाँ पर अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में समीकरण मानेंगे, समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। ठीक, इसमें x का गुणन क्या है, इसमें कोई बराबर नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए इसमें देखिए x का गुणन क्या है 8, तो समीकरण 2 में गुणा करेंगे 8 से। इसमें x का गुणन 3 है, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे। और 3 से सभी टर्म में गुणा होगा, समीकरण 1 के सभी टर्म में गुणा होगा, तो 3 से चलिए 3 में 8x से गुणा कीजिएगा, है 8 3 24 x हो जाएगा। फिर 3 में 5y से गुणा कीजिएगा था 5 3 15y, और 9 में 3 से गुणा तो 9 3 27। फिर 8 से सभी टर्म गुणा होगा, तो 8 में 3x से गुणा किया तो 8 3 24 x हो जाएगा। फिर 8 में 2y से गुणा तो 8 दूना 16y हो जाएगा। 8 में 4 से गुणा तो 8 चौका 32 हो जाएगा। अब देखिए चिन्ह परिवर्तन करेंगे यहाँ। ठीक, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। देखिए यहाँ कुछ नहीं था, प्लस छुपा हुआ है, यहाँ भी कुछ नहीं था, प्लस छुपा हुआ है। ठीक, अब देखिए चिन्ह चेंज करने का मतलब जो भी इसके साथ चिन्ह है उसका कोई मतलब नहीं है, जो चिन्ह चेंज किए हैं उसका मतलब है इसके साथ। देखिए इसका चिन्ह इसके साथ मतलब है। ठीक, और अब देखिए इसका चिन्ह प्लस में था, लेकिन इसका चिन्ह अब माइनस में हम लोग यदि करेंगे, जो प्लस था उसका वैल्यू कोई नहीं रह गया। चिन्ह परिवर्तन करने के बाद जो चिन्ह चेंज होता है उसका वैल्यू होता है, जो चिन्ह पहले से रहता है उसका वैल्यू नहीं रहता है। ठीक, तो देखिए प्लस में 24 है, अब माइनस 24 है, तो कट जाएगा। अब देखिए प्लस में 15y है, माइनस में 16y, देखा माइनस y होगा। फिर यहाँ पर प्लस 27 है, माइनस 32, तब 32 में से 27 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस में होगा क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, माइनस माइनस कट जाएगा, y का मान 5 आ गया। ठीक, और देखिए y का मान 5 आ गया, समीकरण 1 या 2 में इसका मान रखेंगे, y का मान, y के जगह 5 रिप्लेस कर देंगे, हमारा x का मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए कोई भी समीकरण रख देते हैं, आप लिखेंगे y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा 8x प्लस 5y बराबर 9। क्या करना है हमको, y के जगह 5 रखना है, 8x 5, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह। ठीक, बीजगणित का नियम है, यह अलजेब्रा का नियम है। 5 y के जगह 5 रखेंगे, 5 5 25 बराबर 9 है। 8x प्लस 25 हो जाएगा तो माइनस 25 हो जाएगा। 8x घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से माइनस 25 घटाएंगे तो माइनस 16 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 8 गुना में तो उधर जाकर भाग में हो जाएगा, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा -16/8, 8 दूना 16, यानी x का मान क्या आ गया -2, और y का मान क्या है हमारा यहाँ पर 5। देखिए इसमें भी वाजगुणन विधि में भी उतना ही आया था, x का मान -2 और y का मान 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 4 में कितना क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। पाँचों क्वेश्चन को हल करना होगा, डिफरेंट इस पर क्वेश्चन है पाँचों। देखिए इसका हम समीकरण ज्ञात करते हैं। ठीक, और कुछ मतलब जो हार्ड होगा उसको हम सॉल्व भी कर देंगे। सबका मतलब समीकरण लिख देते हैं। ठीक, आप लोग उसको बना लीजिएगा, समीकरण लिख लेंगे तो यहाँ से आपको हल करने आता है। या प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि या वाजगुणन विधि, तीनों में से कोई विधि आप अपना सकते हैं आप और आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए फटाफट इसको ज्ञात करते हैं, इसको रफ करते हैं। ठीक, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक, और जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10th में हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। लास्ट में बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम 95% ज़रूर आएगा इस चैनल के माध्यम से। आप सभी से मतलब वादा करता हूँ, तो आप लोग सिर्फ ईमानदारी से मेहनत कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए फटाफट बिना देर के स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, चौथा का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है इसमें। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। ठीक, तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लिया। ठीक,
जब एक विद्यार्थी एक को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास में व्यय के लिए अदा करता है, ठीक। देखिए 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास में देता है, ठीक। जबकि एक विद्यार्थी 26 दिन भोजन करता है तो उसको 1180 रुपया देना पड़ता है, ठीक। तो व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। तो देखिए 12 क्वेश्चन देख के भागना नहीं चाहिए, ठीक। इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है उसको लिखते हैं। देखिए नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का व्यय हमको मालूम नहीं है, इसमें मानना होगा, ठीक। सभी क्वेश्चन उसी तरह मानना है इसमें, ठीक। तो देखिए यहाँ मानेंगे, यहाँ पर चौथा का फर्स्ट क्वेश्चन है तो मानेंगे यहाँ पर नियत व्यय। नियत व्यय यहाँ पर x मान लेते हैं, 100 रुपया, ठीक। और प्रतिदिन भोजन का व्यय, प्रतिदिन भोजन का मूल्य, ठीक। प्रतिदिन भोजन का मूल्य, मूल्य या व्यय बोल सकते हैं, y रुपये, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, प्रश्न में क्या कर रहा है भाई। देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है, ये विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी जो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपया छात्रावास में व्यय करता है, मतलब देता है, अदा करता है, ठीक। तो देखिए मान लीजिए वो 20 दिन भोजन करता है तो देखिए नियत व्यय क्या है, नियत व्यय दोनों के लिए सेम है, ठीक। ए और बी दोनों के लिए सेम है, तो आप देखिए x लिखेंगे। अब देखिए एक प्रतिदिन भोजन का मूल्य हम y मान लिए हैं, तो 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन का क्या हो जाएगा, 20 में y से गुना करेंगे। मान लीजिए एक दिन का भोजन का मूल्य 10 रुपया था, 20 दिन का 20 दाई के 200 गुना करना होगा, इसलिए 20y लिख दिए। और कितना देना पड़ता है टोटल इसको, नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य उसके साथ कितना 1000 रुपया अदा करता है। पहला ये के लिए है, ठीक। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब बी के लिए क्या कर रहा है, बी के लिए क्या कर रहा है, फिर प्रश्न क्या कर रहा है, जबकि बी है जो कि कितना दिन करता है, 26 दिन भोजन करता है और 1180 रुपये छात्रावास में देता है, ठीक। इसको साधारण भाषा में समझिए, ठीक। नियत भी इसके लिए भी सेम है, ठीक। और कितना दिन भोजन करता है, 26 दिन। तो देखिए एक दिन का y है रुपया, तो 26 दिन का 26y हो जाएगा और 1180 रुपया देता है ये। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। आप दोनों समीकरण को हल करके प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि किसी विधि से हल कर सकते हैं, ठीक। इसको चलिए आप इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न ज्ञात करना है। तो देखिए भिन्न में क्या क्या होता है, अंश और हर होता है, जो कि हमको मालूम नहीं है, इसे मानना पड़ेगा, ठीक। चलिए इसको रफ करते हैं। देखिए नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताइएगा, या इसका हम सोल्यूशन आसानी से दे देंगे। इसको चाहे कमेंट बॉक्स में हम या नंबर दे देंगे, उस नंबर के माध्यम से आप सभी को यहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए 100% ट्रू है या फेक नहीं है, नंबर दे देंगे, वहाँ से आप लोगों को सोल्यूशन मिलेगा। नहीं मिलेगा तो चैनल से आप हट सकते हैं यहाँ से। जो भी यहाँ पर काम होगा एकदम 100% और दिल से होगा। आप लोग विश्वास कीजिए या ना कीजिए, हमारे तरफ से 100% है, और आप लोग भी 100% दीजिएगा, तब का मैट्रिक एग्जाम में 100 मतलब 100 में तो 100 किसी का आ जाता है, कभी कभी आता है, लेकिन 90+ ये गारंटी रखता हूँ मैं। सिर्फ थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो हमारे साथ बने रहिए। देखिए जैसे जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक आता जाएगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग, उससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। यहाँ पर जो भी पढ़ा रहे हैं रियल है, वो आता है कि नहीं, तो उस समय पता चलेगा। यहाँ 2-3 महीना रहेगा, उस समय आप लोग को पता चलेगा। तो चलिए इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे या विलोपन विधि या वज्रग्रहण विधि, कोई विधि आपको जो अच्छा लगता है वो विधि से हल कर सकते हैं। यहाँ पर XY आएगा तो यहाँ पर XY का मान रख देंगे, हमारा आसानी से आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसको रफ करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे पहले इसमें मान लेते हैं। देखिए अंश मान लेते हैं x, हर मान लेते हैं y। देखिए अंश और हर मान लीजिएगा तो भिन्न क्या हो जाएगा भाई, तो भिन्न हो जाएगा हमारा अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर होता है। अंश क्या है x, हर क्या है y, ठीक। अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है,
प्रश्न से कह रहा है 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो देखिए अंश में, तो देखिए भिन्न जो लिखता है लिख दीजिए, ठीक। अंश में से 1 घटाया जाता है तो वो भिन्न 1/3 के बराबर हो जाता है, ठीक। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 1 से गुनेंगे 3 हो जाएगा, 3 में -1 तो -3 हो जाएगा, ठीक। y में 1 से तो y हो जाएगा। अब देखिए अचर पद को एक साइड कर दीजिए, 3x प्लस वाई, तो इधर आएगा तो -y, ये -3 हो जाएगा तो +3 हो जाएगा। समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए फिर दूसरा पैराग्राफ में क्या कर रहा है, वह 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। फिर प्रश्न से क्या कर रहा है, देखिए फिर प्रश्न से क्या कर रहा है, जो भिन्न है उसके हर इसको बुलाता है, इसमें 8 जोड़ने से क्या होता है, वह भिन्न 1/4 के बराबर हो जाता है, ठीक। तो 1/4 देखिए अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर दूसरा समीकरण आ जाएगा यहाँ से। तो 4 में 1 से गुणेंगे तो क्या हो जाएगा 4x। अब देखिए y + 8 में 1 से गुणेंगे तो इतना ही हो जाएगा, y + 8। 1 में किसी भी संख्या से गुणेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखिए 4x प्लस y है तो इधर का -y हो जाएगा, ठीक। बराबर में 8 है तो इसको 8 रहने देंगे। इसको भी देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया। इसको प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि या वज्रगुणन विधि, बार बार बोले, जो आपको अच्छा लगता है उस विधि से हल करके यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर x y का मान आसानी से, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं, वो बना देते हैं। यहाँ पर देखिए पहला समीकरण क्या हमारा लिख लेते हैं, यहाँ पर 3x - y = 3 हमारा पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है, 4x - y = 8, दूसरा समीकरण। देखिए यहाँ पर बराबर दिखाई दे रहा है हमको, ठीक। सिर्फ इसमें साइन चेंज करना है हमको, ठीक। चिन्ह परिवर्तन, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब जो इसके साथ चिन्ह था उसका कोई वैल्यू नहीं, जो नया चिन्ह परिवर्तन हुआ है उसका इसके साथ वैल्यू रहेगा। तो देखिए यहाँ पर -4x हो जाएगा, अब +3x, तो यहाँ -x बचेगा। यहाँ पर देखिए प्लस में y है, माइनस में तो कट जाएगा ये। देखिए +3 है, अब -8, तो 8 में से 3 घटेगा क्या हो जाएगा -5, क्योंकि माइनस ज़्यादा वाला है, माइनस से माइनस कर देगा, x का मान हमारा 5 आ गया, ठीक। अब देखिए x का मान 5 समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 क्या है, 3x - y = 3, ठीक। यहाँ पर लिख देते हैं आप x = 5 रखने पर। समीकरण 1 में, ठीक। तो देखिए यहाँ पर x का क्या रखना है 5, तो 3 × 5 - y = 3, 5 × 3 = 15 - y 3 है तो 3, देखिए +15 तो उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -y 3 - 15, ये +15 तो उधर आएगा -15, ठीक। अब देखिए -y और 15 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12, माइनस में 15 है, प्लस में 3 है तो क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, माइनस माइनस कर जाएगा, y का मान 12 हो जाएगा और x का मान 15। फिर देखिए क्वेश्चन में क्या रखेंगे, अंश x मान है तो x का मान कितना आ गया हमारा, x का मान आया भाई 5, तब 5 लिख देंगे। और y का मान कितना है, हर, यानी हर कितना है हमारा 12, तब 12 लिख देंगे। तो भिन्न ज्ञात करना है, तो भिन्न कितना हो जाएगा, x का मान कितना है 5 और y का मान 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको रफ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करता है, ठीक। तो एक कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, तो 5 घंटे के पश्चात 5 घंटे के पश्चात मिलती है, तो दोनों कारों का चाल ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए जो भी क्वेश्चन कर रहा है उसको लिखते हैं, ठीक। मान लेते हैं पहला कार का चाल मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक। 4 का चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इसमें मानेंगे हम लोग दोनों कार का चाल क्या करते हैं। तो पहला फर्स्ट कार का चाल यहाँ पर लेते हैं, ठीक। पहला कार का चाल 1 किलोमीटर पर घंटा मान लेते हैं, ठीक। और दूसरा कार का चाल मान लेते हैं यहाँ पर, दूसरा कार का चाल y किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करा है,
राजमार्ग को दो स्थान है ए और बी। एक राजमार्ग थोड़ा ग्राफ बना लेते हैं, इससे समझ में आएगा ज़्यादा। देखिए एक राजमार्ग है, इस पर 2 पॉइंट है ए और बी, ठीक। यहाँ पर एक कार है, ठीक, यहाँ पे एक कार है, ठीक, जो भी है समझिए आप, और एक यहाँ पर कार है, ठीक। अब देखिए दोनों मतलब एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है, ठीक, लेकिन चाल डिफरेंट है, ठीक। 5 घंटा के पश्चात या 5 घंटा के पश्चात मिलता है। देखिए और देखिए यहाँ से इधर चलेगा, फिर यहाँ से इधर चलेगा, और 5 घंटा के पश्चात ये मिलता है यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पर ए और बी जाकर मिल गया यहाँ पर, ठीक, 5 घंटा के पश्चात, ठीक। तो देखिए यहाँ पर, और देखिए ए और बी के बीच की दूरी क्या दिया है, 100 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक। ए और बी के बीच की दूरी क्या दिया है, 100 किलोमीटर दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन में इतना ही करा है। देखिए 2 कार है, जो कि एक यहाँ पर है ए बिंदु पर और दूसरा बी बिंदु पर, और दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है, और 5 घंटे के पश्चात कहाँ मिलता है, मतलब 5 घंटे के पश्चात कहीं ना कहीं जाकर मिल जाता है। मान लीजिए ए बी पॉइंट पर मिल गया, ठीक। तो देखिए मान लीजिए, और देखिए ये भी कार है, ये भी कार है, और देखिए किसका चाल अधिक होगा कि 5 घंटे के बाद मिलेगा। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि देखिए मान लीजिए कोई गाड़ी पीछे है, तो उसका आगे वाले से मान लीजिए उसको मिलना है, तो इस गाड़ी को मतलब इसके चाल को बढ़ाना होगा, तब ना कहीं जाकर मिलेगा। मान लीजिए दोनों का समान चल रहेगा तो कहीं नहीं मिलेगा, इसका तेज़ इसका कम रहेगा फिर भी कभी नहीं मिलेगा, और इसका ज़्यादा रहेगा इसका कम, तब कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर मिलेगा, ठीक। यहाँ से कंफर्म दिखाई दे रहा है इसका चाल अधिक होगा, ठीक। तो चलिए ज्ञात करते हैं, इसमें ए और बी के चाल ज्ञात करते हैं, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ पर 100 किलोमीटर दिया हुआ है ना इस यहाँ से, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या करा है, एक ही समय चलना प्रारंभ करता है यदि कार के भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे के पश्चात मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए चाल ज्ञात करते हैं इसका। देखिए इसमें टाइम दिया हुआ कितना, टाइम है हमारा 5 घंटा, ठीक। तो देखिए चाल का फॉर्मूला क्या था प्रश्न से, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। तो देखिए चाल दूरी कितना है हमारा 100 और समय कितना है 5, ये नहीं हो जाएगा 20/25 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और देखिए सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन में होता क्या है, यहाँ पर देखिए इसका चाल है मानिए x किलोमीटर पर घंटा, इसका y किलोमीटर पर घंटा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर इसको मान लेते हैं यहाँ पर ए बी, इसको सी मान लेते हैं, ठीक। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पर सेम डायरेक्शन दोनों का सेम, इसका भी ऐसे चल है इसका भी ऐसे चलता है। देखिए सेम डायरेक्शन में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में माइनस होता है और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता है, ठीक। तो देखिए चाल कितना है हमारा, चाल है दोनों का x है, इसका y, तो x - y बराबर 20। ये भी चाल है, ये भी चाल के बराबर हो जाएगा, समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक। अब देखिए दूसरा फिर प्रश्न से क्या करा है इसमें, फिर प्रश्न से क्या करा है, देखिए 5 घंटे के पश्चात मिल रहा है, लेकिन कुल दूरी कितना है हमारा 100 किलोमीटर है, ठीक। तो देखिए इसका मान लीजिए यहाँ पर चाल हो जाएगा हमारा, देखिए फिर प्रश्न में क्या कर रहा है, देखिए दोनों के बीच की दूरी क्या है हमारा 100 किलोमीटर। मान लीजिए ये जो ये बिंदु पर जो कार है, मान लीजिए एक समय में x दूरी तय किया, ठीक, और ये भी कुछ समय में y दूरी तय किया, ठीक। तो देखिए कुल दूरी कितना है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक कार x दूरी तय किया और दूसरा y दूरी तय किया, y किलोमीटर या x को कुछ भी हो, तो जितना डिस्टेंस हुआ, मान लीजिए यहाँ पर 1 घंटा में x किलोमीटर तय किया, फिर यहाँ पर ये भी 1 घंटा में y किलोमीटर तय किया, क्योंकि चाल तो डिफरेंट है तो दूरी भी डिफरेंट तय करेगा यहाँ पर। और लेकिन कुल दूरी कितना है हमारा, तो कुल दूरी कितना है 100 किलोमीटर के बराबर है, तो यहाँ पर 100 लिख देंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक। अब दोनों समीकरण को यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि या कोई भी विधि से यहाँ पर हल करके यहाँ पर x और y का मान रख देंगे, आसानी से हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हल करने में कुछ नहीं है, यहाँ पर देखिए दूसरा समीकरण लिखिए, यहाँ पर
एक्स माइनस वाई बराबर 20, ये हमारा दूसरा समीकरण है, सॉरी पहला समीकरण है। तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस से कर जाएगा, एक्स और एक्स क्या हो जाएगा 2x, ये भी जुट जाएगा। देखिए यहाँ पर साइन चेंज इसलिए नहीं किया है क्योंकि प्लस और माइनस में है, और दोनों सेम रहता तो यहाँ पर साइन चेंज कर दे। यहाँ पर 120 सॉरी 100 और 20 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और देखिए 2 इधर गुना में तो भाग में हो जाएगा, यहाँ पर 120/2, 2 छक 12, यानी x का मान कितना गया 60 है गया। ठीक, अब देखिए x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। ठीक, तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर x + y बराबर 100 है, और x का क्या 60 रखना है, तो यहाँ पर 60 रख दीजिए बराबर y बराबर में 100। ठीक, अब देखिए इसलिए y का मान क्या हो जाएगा हमारा, ये +60 उधर रहेगा तो -60 हो जाएगा, तो 100 में से 60 घट जाएगा, तो y का मान कितना होगा 100 में से 60 घटेगा 40 आ गया, यानी x का मान 60 आ जाएगा। यहाँ पर ये जगह 60 किलोमीटर पर घंटा, पहला जो कार है उसका चल 60 किलोमीटर पर घंटा, और दूसरा जो कार है उसका 40 किलोमीटर पर घंटा। देखिए इसका चाल अधिक है, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए इसका चाल अधिक है, तब ना इसके साथ कहीं ना कहीं जाकर मिलेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसके लंबाई में 5 इकाई कम कर दिया जाता है और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल कितना 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत का बीमा ज्ञात करना है। ठीक, चलिए ज्ञात करते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन कर रहा है इसको लिखते हैं, इसको रफ करते हैं। देखिए 4 का लास्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है। इसमें आयत के लंबाई चौड़ाई हमको याद करना है। ठीक, देखिए आयत के बीमा के लिए आयत का लंबाई चौड़ाई याद करना होगा। चलिए इसमें मानते हैं आयत का लंबाई आप मान लेंगे, आयत का लंबाई हम मान लेते हैं, यहाँ पर x मान लेते हैं, एक x इकाई मान लेते हैं क्योंकि इसमें वर्ग इकाई दिया हुआ है यूनिट। अब देखिए आयत का चौड़ाई मान लेते हैं y इकाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक, देखिए लंबाई को इस तरह शॉर्ट में लिखा जाता है, चौड़ाई को इस तरह लिखा जाता है। लंबाई क्या है x, चौड़ाई क्या है y, यानी xy क्या हो जाएगा वर्ग इकाई। और क्वेश्चन में जो भी कर रहा है वो देखेंगे। ठीक, प्रश्न से लिखेंगे यहाँ पर। देखिए इतना इसलिए हम किए हैं क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है और ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक, तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम कर दिया जाता है। ठीक, क्वेश्चन जो भी कर रहा है कर दीजिए। ठीक, आयत का क्षेत्रफल, ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल कितना है xy, इसमें से 9 कम करने से क्या हो रहा है, देखिए उसके लंबाई 5 इकाई कम कर दिया जाता है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाया जाता है। लंबाई में 5 कम, लंबाई कितना है, लंबाई x है, इसमें 5 कम हो रहा है, और चौड़ाई में कितना हो रहा है 3 बढ़ाया जाता है। तो चौड़ाई में y चौड़ाई है, तो चौड़ाई में 3 बढ़ाने का मतलब प्लस और कम करने का मतलब माइनस। तो देखिए कैसे हुआ है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक, तो देखिए लंबाई गुने चौड़ाई और ये क्षेत्रफल हो गया। ठीक, तो क्षेत्रफल में 9 कम करने से उसके लंबाई में 5 कम करने और y में मतलब उसके लंबाई में 5 कम करने से और चौड़ाई में 3 बढ़ाने से उसके क्षेत्रफल में 9 कम हो जा रहा है। ठीक, क्वेश्चन में यही कर रहा है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, xy - 9, और देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको x में y से गुना करेंगे तो xy हो जाएगा, x में 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, फिर -5 में y से करेंगे तो -5y, फिर -5 में +3 से करेंगे तो -5 × 3 = 15। ठीक, अब देखिए सबको एक साइड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस में xy और प्लस में xy कर देगा ये। अब देखिए सबको एक साइड कर लीजिए, यहाँ पर इसको उधर भेज दीजिए। ठीक, ये -9 को उधर भेज दीजिए, तो उधर जो भी है उसी तरह लिख दीजिए 5y - 15, ये -9 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर में 0 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 3x - 5y, देखिए -15 में से +9 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा -6 होगा, बराबर 0। ठीक, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3x - 5y -6 बराबर उससे जाएगा तो +6 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर देखिए दूसरा पैराग्राफ में क्या कर रहा है,
यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें, दोनों में बढ़ाने की बात कर रहा है, तो 67 वर्ग इकाई क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जा रहा है। ठीक, फिर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, लंबाई में 3 इकाई, लंबाई क्या है x है, तो इसमें 3 इकाई बढ़ा रहा है, और चौड़ाई में कितना 2 इकाई बढ़ा रहा है। चौड़ाई हमारा कितना है y है, तो इसमें 2 इकाई बढ़ा रहा है। बढ़ाने का मतलब प्लस करेंगे। ठीक, तो इसके क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो भाई क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल XY है, इसमें 67 बढ़ जा रहा है, 67, तो इसमें 67 जोड़ देंगे। ठीक, क्वेश्चन में जो कर रहा है वही लिखेंगे। ठीक, बस हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x में y से गुणेंगे क्या हो जाएगा, XY, फिर x में 2 से गुणेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 3 में y से गुणेंगे क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। फिर 3 में 2 से 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पर XY प्लस 67, XY कट जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 2x प्लस 3y। ठीक, अभी प्लस 6 को उधर भेज दीजिए, 67 माइनस 6 हो जाएगा, प्लस में तो उधर माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2x प्लस 3y, 67 में 6 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 61। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि या वर्गीकरण विधि या विलोपन विधि, तीनों विधि से हल कर लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर ही देते हैं। इसको पहला समीकरण हमारा यहाँ पर है, इसको थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक, पहला समीकरण है 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, ये हमारा पहला समीकरण है, और ये दूसरा समीकरण। दोनों समीकरण से को मतलब है। ठीक, चलिए इसको रफ करते हैं। चलिए लिखते हैं यहाँ पर पहला समीकरण क्या है हमारा, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, ये हमारा पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है यहाँ पर, 2x यहाँ पर है प्लस 3y इक्वल टू 61 है। ठीक, समीकरण 2। ठीक, चलिए प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। यहाँ पर कोई मतलब सेम नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको देखिए बैलेंस करेंगे। इसको x का गुणन क्या है 2, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे। इसमें x का गुणन 3 है, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे। ठीक, चलिए गुणा करते हैं इसको। 2 में 3x से गुणा 3 गुना 6x हो जाएगा। फिर 2 से माइनस 5 हुए तो माइनस 10y हो जाएगा। फिर 2 से 6 गुणा तो 6 दूना 12 हो जाएगा। 3 से सभी टर्म गुणा करेंगे तो 3 में 2x से 3 दूना 6x हो जाएगा। फिर 3 में 3y से करेंगे 3 3 9y हो जाएगा। 3 में 61 गुना 61 गुना करेंगे तो 3 कम 3 6 3 18 183। अब चिन्ह परिवर्तन करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। ठीक, अब देखिए माइनस में 10y और माइनस 9y दोनों जुड़ जाएगा, माइनस 19y हो जाएगा। अब देखिए 183 में से 12 घटाइए, 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 में से 1 घटेगा तो 7 हो जाएगा। ठीक, माइनस में होगा क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, माइनस माइनस कर जाएगा। इधर 19 गुना में है तो भाग में हो जाएगा उधर। 171 बट्टा 19, 19 9 171 होता है। पारा आप लोग आता ही होगा। y का मान 9 आ गया हमारा। ठीक, अब y बराबर 9 समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, अब देखिए समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, y की जगह पर 9 रखना है। ठीक, चलिए 9 रखते हैं। 5y की जगह पर 9 रखेंगे यहाँ पर। 3x 9 पच्चे 45, माइनस 45 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 45 और प्लस 6 51 हो जाएगा। ठीक, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा 51। देखिए 3 का गुना में तो भाग में हो जाएगा इधर, 17 3 51। ठीक, 17 यानी x का मान क्या आ गया हमारा 17, और y का मान क्या आ गया हमारा, y का मान क्या है 9। ये मैंने अब जो आयत का जो भी पूछ रहा है निकाल सकते हैं। परिमाप पूछेगा तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्षेत्रफल पूछेगा तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई पूछेगा तो सिर्फ x का मान रख देंगे, चौड़ाई पूछेगा तो y का मान रख देंगे। इसमें लेकिन पूछ रहा है क्या, बीमा पूछ रहा है। तो आयत का बीमा क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। आयत का बीमा है, बीमा मतलब विकर्ण। ठीक, बीमा पूछ रहा है तो बीमा का फॉर्मूला क्या आता है, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है। ठीक, तो देखिए लंबाई कितना आया है, यानी देखिए x का मान 17, यानी x का मान 17 यानी लंबाई हो गया ये। y का मान कितना 9 आया, तो चौड़ाई कितना हो गया 9 हो गया। ठीक, इतना इकाई हो गया। अब देखिए लंबाई कितना है 17, तो रूट अंडर 17 का स्क्वायर
और चौड़ाई कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 9 9 81। ठीक, अब इसको ऐड कर देंगे। ठीक, ऐड करेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा। ठीक, और 8 8 16, 16 1 17 का 7, हाथ में 1 और 2 1 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा, इतना इकाई हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।